हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। आज का इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोफेशन। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा। एक निवेशक 1/2 शेयरों को 5% पर, 1/4 शेयरों को 10% पर और शेष को 8% पर निवेश करता है। तो 2 साल के बाद उसका आय 2800 है। तो स्टॉक ज्ञात कीजिएगा। मैं स्टॉक को एज्यूम कर लेता हूं कि माना कि कुल स्टॉक क्या है आप लोगों का, एक्स है, एक्स रुपए है, एक्स मान लेता हूं। ठीक है ना, एक्स रुपए है। ठीक है ना। अब कुछ कुल निवेश का 1/2 है ना, यानी कि एक्स का 1/2 x/2 और इनको इन्वेस्ट करता है 5% पर। अब इस एक्स का 1/4 यानी कि x/4 को निवेश करता है 10% पर। अब यहां से निकाल दूंगा मैं रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, यानी कि एक्स में से माइनस करूंगा x/2 और प्लस x/4, यानी कि x माइनस, नीचे एलसीएम ले लूंगा 4, 4 से 2 से 4 दो बार जाएगा तो 2x प्लस का x/4, यानी x माइनस 3x/4, यानी कि x/4। तो रिमेनिंग x/4 है, उनको इन्वेस्ट करता है 8% पर। और 2 साल के बाद कह रहा है कि उसकी आय 2800 है। तो स्टॉक बताइएगा। ठीक है ना। तो x/2 को 5% पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, प्लस x/4 को 10% पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, डिवाइड बाई 100, प्लस x/4 को 8% पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, डिवाइड बाई 100, और टोटल 2800 इसकी इनकम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस 2 से 2 कटेगा, इस 2 से 4 दो बार, इस 2 से 10 5 बार। ठीक है, 4 से 8 दो बार। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 5x/100, प्लस ये आएगा आप लोगों का 5x/100, प्लस ये आएगा 4x/100 और इक्वल टू 2800। तो नीचे जो एलसीएम लूंगा 100 ले लूंगा, ऊपर आएगा 5x प्लस 5x आएगा, 5x प्लस 5x और प्लस का 4x इक्वल टू 2800। तो यानी कि यहां से मैं इस तरफ सोल्व कर रहा हूं, अब लाइन खींच देता हूं नीचे एक, और यहां पर मैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो 5 और 5 10 और 4 14, यानी कि 14x इक्वल टू 2800 मल्टीपल बाई 100। तो यानी कि x इक्वल टू 2800 मल्टीपल बाई 100 डिवाइड बाई 14, 14 से 2800 200 टाइम्स जाएगा, 200 इंटू 100 यानी कि 20,000 रुपीज। तो स्टॉक जिसको मैंने x माना था वो आप लोगों का निकल कर आया है 20,000 रुपए। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन 20,000 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो 1991 की तुलना में 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलोग्राम में ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, 1991 में मान लो कि अगर 100% था, ये मैंने मान लिया, तो इससे 20% अधिक, यानी कि 120% किसमें था आप लोगों का 2001 में। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब आपको क्या दे रखा कि 2001 में इस 120% की वैल्यू 1584, तो 100% की वैल्यू निकालनी 1584 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीपल बाई 100, जीरो से जीरो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 ते 36, 12 दूनी 24, 132 गुणा 10 यानी कि 1320। कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, मिलियन किलोग्राम। 1320 मिलियन किलोग्राम आप लोगों का यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को खराब दवाओं के रूप में खारिज करता है। वह 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाई जांच करेगा। ठीक है ना, यानी कि 0.05% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 दवा।
तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वही आपका आंसर होगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 0.05 मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल को हटा दूंगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। 5 से 100 जाएगा आपको 20 टाइम्स, 20 इंटू 4 यानी कि 80, और 2 जीरो और लगा दूंगा। यानी कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए 8000 दवाओं का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। तो बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 15% मिश्र धातु चांदी थी। यदि मिश्र धातु की एक मात्रा में 51 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या थी। ठीक है ना, 15% मिश्र धातु चांदी थी। मिश्र धातु की एक मात्रा में 51 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा, यानी कि लेट द टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी जो होती है आपकी, वो होती है आप लोगों की 100%, जिसमें से 15% जो है वो 51 ग्राम है। तो अन्य तत्व यानी कि अदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आप लोगों के, अदर एलिमेंट्स हो गए आपके 85%, और इस 85% की वैल्यू आएगी 51/15 और गुणा 85। ठीक है ना, अब 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 17 बार, 5 से 85 जाएगा 17 बार, तो 17 गुणा 17 कितना होता है, 289 ग्राम। तो अन्य तत्वों की जो मात्रा आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी, वो 289 ग्राम निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 320 ग्राम पानी में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिएगा। ठीक है ना, 320 में नमक की मात्रा, 320 में जो नमक की मात्रा है 33 है। द्रव्यमान संदर्भ में द्रव्यमान के विलयन की सांद्रता, तो 320 प्लस 33 में 33 का परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आएगा 33 डिवाइड बाई 320 प्लस 33 होता है 353 और गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये आएगा आप लोगों का 3300/353। तो 353 से कितनी बार आप लोगों का यहाँ पर जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से, यानी कि 3300 को 353 से डिवाइड करना है, तो 9 पर जाएगा, 9 तिये 27, 2 बचेगा, 9 बचे 45, 2 47, तो 4 बचेगा, 9 तिये 27, ठीक है ना, 27 4 31, 3177 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 123 आ गया। डेसिमल लगाऊंगा, एक जीरो उतार लूंगा, है ना, तो और कितनी बार जाएगा आप लोगों का, यानी कि यहाँ पे 3 बार जाएगा, है ना। तो लगभग आपका जो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 9.3 के आसपास यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, 9.3 के आसपास आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, 9.3 के आसपास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 9.35% आएगा। ठीक है ना, 9.35%, है ना, तो 9.35% आप लोग का आंसर आएगा। अब आपको ऑप्शन भी ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, डी दे रखा, तो 9.3 किसके ज्यादा करीब होगा, तो यानी कि 4 ऑप्शंस आपको इस तरीके से यहाँ पे दे रखी है। ठीक है ना, तो ऐसे ऑप्शंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इतने नियर बाई ऑप्शन, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 9.3 बनेगा। ठीक है ना, तो इतने नियर बाई ऑप्शंस आपके एग्जाम में यहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, तो इस सवाल का आंसर बनेगा 9.3। बात समझ में आ गई है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 320 ग्राम पानी में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम होती है। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिएगा। तो परसेंटेज आपको निकालना है, ऊपर आएगा 31, नीचे आएगा 320 प्लस 31, परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 आएगा, यानी कि आएगा आप लोगों का 3100 को डिवाइड करेंगे 351 से, तो 351 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3100, है ना, तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 9 बार। देखता हूँ 351 इंटू 9,
तो 9 आएगा, 9 बजे 45 तो 4, 9 तिक 27, 4 31, तो 9 पर नहीं जा रहा है, यानी कि 8 पर जा रहा है ना? तो 8 पर लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 8 तिकम 8, 8 पंजे 40 तो 4 आएगा, 8 तिये 24 और 4 28 आ जाएगा, ठीक है ना? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया तो 9 और 10 में से 8 गया तो 292। डेसिमल लगा दूंगा, एक 0 उतार दूंगा, ठीक है ना? और फिर से 8 पर चला जाएगा तो 2808 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर आएगा 8.8% लगभग आप लोगों का। तो 8.8% किसी ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पर दे नहीं रखी है, ना तो ये होगा आंसर, ठीक है ना ए होगा। अब दो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन बी और सी, आंसर आ रहा है 8.8। तो आप कौन से को ज्यादा कौन से को टिक करोगे? आप देखो 8.8 में इसके करीब ज्यादा है। अगर ऐसे ही ऑप्शन आगे, वैसे ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, एग्जैक्ट आंसर आपका आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर आ गए, तो यानी कि 9.09 ज्यादा करीब है इसके, तो सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना हमें पड़ेगा इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना? 8.83 आ रहा है तो सी को आप लोगों को यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 320 ग्राम पानी में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन के सांद्रता की गणना करिएगा। तो परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 320 और मल्टीपल बाई 100। 4500 डिवाइड बाई 45 और 320 यानी कि 365। 5 से कट करूंगा, 5 सते 35, 5 ती 15, 900 बार चला जाएगा, यानी कि 900 बटे 73, ठीक है ना? 900 बटे कितना आ जाएगा? 73। तो 73 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 900 को, तो ये 73 टाइम्स चला जाएगा तो 170, तो 2 बार चला जाएगा 146, तो कितना आएगा आप लोगों का यहाँ पे? 24 बचेगा। तो यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब देखो 12 पॉइंट समथिंग में भी आप देख लो कि 3-3 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ना? 7 तिये 21, तो यानी कि 7 तिये 21, 219 बार चला गया, तो 21 210, तो 7 तिये 21 यानी कि 2 बार जाएगा। तो यानी कि फाइनली जो आंसर आप टिक करोगे वो करोगे 12.33%। दैट मीन्स ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से एक बार यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। 45 ग्राम नमक को 520 ग्राम पानी में मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिएगा। तो परसेंटेज आपको निकालनी है, ऊपर आएगा 45, 45 नीचे आएगा डिवाइड बाई 45 प्लस का 520 मल्टीपल बाई 100, 45 डिवाइडेड बाई 520 और 45, 565 मल्टीपल बाई 100। 5 से जाएगा 9 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो 900 डिवाइड बाई 113। 113 से डिवाइड करूंगा 900 को, ठीक है ना? तो 13 8 104, तो लगभग 8% आपका आंसर आ रहा है, जिसमें आप टिक करोगे 7.96%, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा क्या है? तो यानी कि यहाँ पे निकालोगे क्वांटिटी ऑफ साल्ट, 550 ml का 8%, 8 बटे 100, 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 बार, 5 से 11 बार, 2 से 8 4 बार, 11 चौक 44 ml। तो इसमें जो नमक की मात्रा है वो कितनी है? 44 ml। दैट मीन्स डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। द्रव्यमान के हिसाब से ग्लूकोज का 5% घोल का 250 ग्राम तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा है ना? तो कितनी हो जाएगी? यानी कि 250 ग्राम का 5%, तो यानी कि 250 गुणा 5/100, तो ये जाएगा 50 से 2 बार, ये 50 से 5 बार,
यानी कि 25/2 कितना आ जाएगा, 12.5 ग्राम निकल कर यहाँ पर आ जाए। कितना आएगा, 12.5 ग्राम निकल कर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। यदि y का 90% x है तो x का कितने परसेंट y है? देखो y का 90% क्या है, x है, ठीक है ना। तो x का कितना परसेंट y है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि x अपॉन y तो ये निकलेगा 90/100 इक्वल टू 9/10, ठीक है ना। तो x का कितना परसेंट y है, यानी कि 9 का 10 कितना है, तो 9 का 10 कितने परसेंट है ये निकाल देना है बस, गुणा 100। तो यानी 1000 डिवाइड बाई 9, तो 9 ही कम 9 और 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, 111.1% कितना है, 111.1% है। और इस तरीके से आप यहाँ से कहोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के कितने परसेंट अंक श्याम के अंक से कम है? देखो यहाँ पे लिख दूंगा श्याम और यहाँ पे लिख दूंगा दिव्या। दिव्या के अंकों से 25% अधिक है और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 ज्यादा है। तो दिव्या के 4 है तो श्याम के 5 है। तो दिव्या के कितने परसेंट अंक श्याम के अंकों से कम है? तो श्याम के अंकों से कितने कम है, 5 पर 4 कितना कम है, 1। परसेंटेज में निकालूंगा तो 5 पर 1 कम है, गुणा 100। तो 5 से 100 जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि 20% कम है, यानी कि 20% कम है। और इस तरीके से कहोगे आप, फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं सक्सेसिव लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पे नेट चेंज इन एरिया निकाल दूंगा। नेट चेंज इन एरिया सक्सेसिव लगाऊंगा, 8% प्लस 12% प्लस 8 गुणा 12/100 परसेंटेज, ठीक है ना। 12/8 20 प्लस 12/8 96/100 0.96%। तो 20.96% का नेट चेंज आएगा एरिया में, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। यानी आप कहोगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये होता है साइड का स्क्वायर। भुजा में 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि किसमें? साइड में, ठीक है ना। साइड में जो चेंज है वो 10% का इंक्रीमेंट है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में चेंज निकालेंगे, यानी कि नेट चेंज इन एरिया। नेट चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा आप लोगों का? 10 + 10 और प्लस 10 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी 21% आ जाएगा एरिया में नेट चेंज, ठीक है ना। और यहाँ से आप कहोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके वर्ग की वृद्धि में प्रतिशत चेंज क्या है? वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके वर्ग की वृद्धि में, if the side of a square is increased by 30%, then find the percentage in the increase of its square, है ना। कितने परसेंट का चेंज हो रहा है वर्ग में, यानी कि वर्ग के एरिया में चेंज यहाँ पे इसको पूछना चाहिए था। भुजा अगर 30% बढ़ रही है
तो एरिया में जो नेट चेंज यहाँ पर निकल कर आएगा, नेट चेंज इन एरिया, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 30 + 30 और प्लस 30 × 30 डिवाइडेड बाई 100%। 0 से 0 कट जाएगी आप लोगों की, यानी कि 69% का नेट चेंज आ जाएगा। यहाँ से आप कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पता किस में चेंज आया, यानी कि उसके वर्ग के क्षेत्रफल की वृद्धि में, वर्ग के क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का चेंज आया 69। इस तरीके से आप यहाँ पे करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई में चेंज हो रहा है 15% का इंक्रीमेंट, और चौड़ाई में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। तो यहां से निकालेंगे नेट चेंज इन एरिया, तो +15 माइनस का 20 और -15 × 20/100, ठीक है ना। तो -5, 0 से 0, और 15 दूनी 2 से 10 5 बार, और 5 से 15 3 बार, और -3%, यानी कि ओवरऑल -8%, और इसका मतलब होता है 8% की कमी। माइनस का मतलब केवल यहाँ कमी से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और -10% बदल दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, है ना। लंबाई में जो हो रहा है +15% इंक्रीमेंट हो रहा है, और चौड़ाई में -10% का चेंज। तो नेट चेंज इन एरिया यहाँ पे देखेंगे, नेट चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, ये आएगा +15 -10 और -15 × 10 डिवाइडेड बाई 100%, ठीक है ना। +15 -10 यानी कि प्लस का 5, 0 से 0 कटेगा, 15/10 कितना होता है, 1.5%, यानी कि आएगा आप लोग का प्लस का 3.5%। कितना आएगा, प्लस का 3.5% आएगा, और यहाँ से कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक उम्मीदवार ने चुनाव में 75% मान्य वोटों के साथ जीत हासिल की। 5,60,000 वोटों में से 15% वोट अमान्य थे, तो उम्मीदवार को मिली मान्य वोटों की संख्या क्या है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हो कि टोटल वोट्स है 100%, टोटल वोट्स, समझ में आ गई बात। अब जिसमें से 15% वोट क्या हो गए, इनवैलिड, इनवैलिड हो गए। तो यानी कि 100 में से 15 गए तो 85 बचे, और 85 है आप लोगों के वैलिड वोट्स। क्या है, वैलिड वोट्स, ठीक है ना। और इन 85 का 15% मिले जीतने वाले को, इस 85 का 75%, सॉरी, इस 85 का 75%, इस 85 का 75% मिले यहाँ पे। तो 85 का 75%, है ना, 75% मिले। 25 थी 75, 25 चौका 100, तो ये आया आपका 8 3 24, यानी कि 255/4% की वैल्यू आपको निकालनी। जबकि आपको पता है कि टोटल वोटों की संख्या 100% की वैल्यू जो है 5,60,000 है, तो आपको निकालनी 255/4% की वैल्यू। तो 5,60,000 को डिवाइड करेंगे 100% से, और गुणा करेंगे 255/4 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 से कट करूंगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1400। तो आंसर आएगा 1400 गुणा 255, यानी कि डबल जीरो एज इट इज। 14 पंजे 70, तो 7 आ गया। 14 पंजे 70, 7 77, देखो
7 कैरी बचा यहाँ पे, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी कि 3,57,000 वोट यहाँ पर किसको मिले हैं? मान्य वोटों के जीतने वाले कैंडिडेट को। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 62% प्राप्त किया और 35,640 वोटों से चुनाव जीता। यदि कोई वोट अमान्य नहीं घोषित किया जाता है तो मतदान की कुल संख्या आप लोगों को बतानी है। यानी कि टोटल वोट्स को हम लोग मान लेते हैं 100%। इसको क्या मानेंगे? टोटल वोट्स। ठीक है ना। आप जीतने वालों को कितना मिला है? 62%। और जी हारने वालों को कितना मिलेगा? 100 माइनस 62 यानी कि 38। तो जीतने वाला ये तो है आप लोगों का विनर है, ये आप लोगों का लूजर है। तो 62 में से अगर 38 को मैं माइनस करूंगा तो 24% से जीत गए और इस 24% की वैल्यू 35,640 वोट्स के बराबर है। तो कुल मत यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 35,640 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीपल बाई 100। तो 8 से कट करूंगा, 8 दिए 24, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है ना, 8 से कट रह गया ये। हाँ बिल्कुल कटना चाहिए। 8 चौक 32, 3 36 बचा तो 8 चौक 32, 44 बचा, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। ठीक है ना, 3 से कट करूंगा, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 1485 की 100 में गुणा तो 148500। तो यानी कि टोटल वोट्स की जो संख्या थी वो 1,48,500 थी। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।